अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें और इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अ, आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें। और इसमें लिंक शेयर करने से ये होता है कि अब आजकल क्योंकि नोटिफ़िकेशन जो है ना वो तमाम लोगों ने अपने मोबाइलों के बंद किए होते हैं। तो वो जो एक नोटिफ़िकेशन आता था कि फलाँ बंदे का अपलोड हो गया है या यूट्यूब पर फलाँ चीज़ नहीं आ गई है, वो अब मोबाइलों पे आता नहीं है। जो आप व्हाट्सएप के ज़रिए इसको शेयर करते हैं तो कम से कम वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पे नोटिफ़िकेशन नहीं आता। तो आप लोग जो अपना नोटिफ़िकेशन है उसको ज़रूर ऑन करें और नोटिफ़िकेशन के ऑन करने से ये ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं और आप पर पहुँच सकता है। अच्छा जी, सिंध में गवर्नरशिप नून लीग के पास जब गई निहाल हाशमी साहब ने गवर्नर हाउस को जिस तरह से चला रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि सिंध में बड़ी देर के बाद गवर्नर हाउस के दरवाजे जो हैं वो तमाम पार्टियों के लिए खुले हुए हैं। खुले तो वो एमक्यूएम के लिए भी हैं, लेकिन एमक्यूएम का एक अपना स्टाइल है, एमक्यूएम ने एक अपना जिसे कहते हैं कि 1 सेकंड जी होल्ड कीजिएगा ज़रा। हाँ जी, तो एमकेएम जो है वो ज़ाहिर है हालाँकि वो देखिए कब से गवर्नरशिप जो है वो सँभाल के बैठी हुई थी और जब ये हुकूमत बनी भी थी ना, तो उस वक़्त इसी तरह ये फ़ॉर्मूला तय पाया था कि जो गवर्नर्स हैं, वो 2 सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे और 2 सूबों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के होंगे। और उस वक़्त जब एमकेएम जो है इसमें शामिल हो रही थी इत्तेहाद में और जो उनकी वज़ारतें थी या जो उनके मुतालबात थे, वो पूरे भी हुए थे। लेकिन अब फ़ारूक सत्तार जो हैं वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी को इसलिए हटाया कि वो इनके गैर कानूनी कामों में रुकावट थे। तो इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गैर कानूनी काम हैं, अब वो हो रहे हैं कि निहाल हाशमी साहब जो है वो होने दे रहे हैं। मतलब वैसी बेतुकी किस्म की एमकेएम जो है वो एक जिसे कहते हैं ना कि शुरू कर रहे हैं जिसकी मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं है। देखें, आपने 4 साढ़े 4 साल कामरान टेसूरी साहब जो हैं वो गवर्नर हाउस के दरवाज़े उनके लिए खुले थे। वो वहाँ पे जो सर्कस लगाए रखी थी, अब निहाल हाशमी साहब जब से आए हैं जिस खूबसूरत और एहसन तरीके से सिंध को लेके चल चल रहे हैं। देखिए ना अब कामरान तसूरी साहब जो हैं, उनकी और पीपल्स पार्टी की उनकी आपस में लगती नहीं है। तो इसका सिर्फ़ नुकसान हो सकता है, इसका फ़ायदा किसी किस्म का कोई नहीं हो सकता। ख़ैर फ़ारूक सत्तार पीपल्स पार्टी के साथ अपने मसले को गवर्नरशिप पर असरअंदाज होने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में अब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के शेर निहाल हाशमी साहब जो हैं, वो गवर्नर हाउस को बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं और वहाँ के जो लोग हैं मेरे ख़्याल में वो भी उनसे बड़े खुश हैं कि वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो फ़ारूक सत्तार साहब हैं, वो उन्होंने जो खेल खेलना है वो खेलें, लेकिन मेरे ख़्याल में उस खेल में जो उनका एक पीपल्स पार्टी के साथ चल रहा है, उसमें कम से कम गवर्नरशिप को दरमियान में ना लाएँ क्योंकि 4 सवा 4 साल आपने एन्जॉय कर ली, बल्कि ज़्यादा एन्जॉय कर ली है। होना ये चाहिए था कि जैसे ही ये मौजूदा हुकूमत बनी थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो गवर्नर थे, सिंध में उन्होंने फ़ौरन रिज़ाइन दिया और वहाँ पे उस मुआहदे के तहत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने हल्फ़ उठा लिया। यहाँ पे तो मुस्लिम लीग नून की शराफ़त है। होना तो यही चाहिए था कि उसी वक़्त जो टेसोरी साहब हैं, वो अपना मतलब कि इस्तीफ़ा देते और घर जाते, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीकों से इसको ब्लैकमेल कर लें, अपने सोर्स इस्तेमाल कर लें, अपनी इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल कर लें, लोगों ने 2 साल खींच लिया था। तो ये 2 साल जो वो बोनस में लगा कर गए हैं, उस पे भी मेरे ख़्याल में इत्तेफ़ाक करना चाहिए। अच्छा जी, सर्बिया के सदर ने पाकिस्तान के हक में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा जी मार्का हक के दौरान भारतीय एस-400 दफ़ाई निज़ाम की तबाही के पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जो तस्दीक है, वो कर दी गई है। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों भारत की ज़िल्लत अमेज़ पसपाई जारी है। अब सर्बिया के सदर ने भारत एस-400 दफ़ाई निज़ाम की तबाही के पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी और सर्बिया के सदर का कहना है कि भारतीय एस-400 दफ़ाई निज़ाम के रडार को कामयाबी से पाकिस्तान के शहीनों ने जनाब वो जो निशाना बनाया, उन्होंने कहा कि चीनी सैटेलाइट के ज़रिए ये देखा जा सकता है कि एस-400 का निज़ाम को कहाँ से कितना और कहाँ नुकसान पहुँचा। उन्होंने भारतीय तरदीद के बावजूद दस्तयाब रिपोर्ट पर एस-400 रडार सिस्टम के मुतासर होने की निशानदेही कर दी है। अब देखें ना कि इसकी जो गवाहियाँ हैं वो आपको दुनिया के दूसरे ममालिक के लोग भी दे रहे हैं। जिनका इस जंग से कुछ लेना-देना भी नहीं है और वो न्यूट्रल हैं। लेकिन जो हैपन हुई है, जो तबाही हुई है, उसके बारे में जो गवाहियाँ हैं, वो पूरी दुनिया की तरह वहाँ से भी आ रही हैं, जहाँ से शायद
भारत ने सोचा भी नहीं था। अच्छा जी, ईरान से जंग की वजह से अमेरिका में ईंधन के बढ़ते हुए अखराजात ने आम शहरियों पर भारी माली दबाव डाला है। अब तक अमेरिकी शहरियों पर 59 अरब डॉलर का अज़ाफ़ी बोझ पड़ चुका है। सिर्फ़ पेट्रोल की कीमतों में 59 अरब। अब इसको ज़रा पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करके अपनी नेशन को मैं अगर बताऊँ, वो फिर थल्ले गालां कढ़नियाँ शुरू कर देंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मूडीज़ के चीफ इकोनॉमिस्ट मार्क ज़ैंडी ने कहा है कि ईरान जंग के बाद हर अमेरिकी घराने पर औसतन तकरीबन $450 अज़ाफ़ी बोझ पड़ा है। हर अमेरिकी घराने पर $450 अमेरिकी डॉलर। अब इसको कन्वर्ट कर लें तो ये तकरीबन कोई पाकिस्तानी जो है ये तकरीबन को डेढ़ 2 लाख रुपया हर घर पे पड़ने वाला बोझ है। ये अखराजात ज़्यादातर पेट्रोल, डीज़ल और फ़िज़ाई सफ़र के बढ़ते हुए किराए की वजह से हुआ है। मार्क ज़ेडी ने खबरदार किया कि अगर ये जंग जल्द ख़त्म ना हुई तो माली दबाव का शिकार सार्फ़ीन खरीदारी में मज़ीद इख्तियार करेंगे। जिससे पहले ही दबाव के शिकार अमरीकी मईशत की मज़ीद मुतासर जो है वो हो सकती है। इनका कहना था कि अगर ईंधन की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार रहीं तो जंग 1 साल मुकम्मल होने तक औसत अमरीकी घराना तकरीबन $2000 का नुकसान उठा चुका होगा। मूडीज के मुताबिक ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों के बायस हर घराने में पड़ने वाला तकरीबन 450 का इजाफी बोझ सदर ट्रंप के टैक्स पैकेज से हासिल करने वाले औसतन $384 को फायदे को भी खत्म कर चुका है। तो एक उनको एक्स्ट्रा मतलब हमें यहाँ पे यूरोप में जब कोरोना आया था तो एक एक्स्ट्रा मतलब कुछ पैकेज मिले थे और मैं तो बिलीव करें कि वो ऐसी इनकी नंबरों की हेर-फेर है। मैं अगर आपको बताऊँ कि मैंने पिछले 5 साल में कोई 35,000 यूरो जो है वो जो लिया था, वो एक जिसे कहते हैं ना कि उसको मिसकैलकुलेशन की वजह से या एक टैक्स नंबर कुछ बिज़नेस का टैक्स नंबर 1 होने की वजह से वो मतलब कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ कि वो पैसे भी वापस करने पड़े। तो जो पैकेज मिलते थे, वो भी यहाँ पे वो कह रहे हैं जी कि वापस मिले और हमें भी वो करने पड़ते हैं, कभी-कभी वापस मिलते हैं, लेकिन फिर वो वापस भी करने पड़ सकते हैं क्योंकि अगर आपकी इनकम ज़्यादा अच्छी होती है तो। बट एनी हाउ जी, ये हर घर का रोला है। अब देखें ना पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आ रही हैं, लेकिन दोस्त समझने को तैयार ही नहीं है। वो कहता है जी बढ़ाया तो मतलब कि 100 था, तो 50 ₹5 लेकिन वो ये नहीं देखते कि ₹5 ₹10 ₹5 10 करके आहिस्ता-आहिस्ता वो नीचे जा रहा है और एक वक़्त आएगा कि ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, फैज़ान लखानी साहब हैं, जियो ने में वो स्पोर्ट्स की बीट करते हैं, उन्होंने एक बड़ी खबर दी है कि तकरीबन 2 दहाइयों के बाद पाकिस्तान में आखिरी कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी मुतारफ़ कराई गई है। वफ़ाकी हुकूमत मुजवज़ा नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी 2026 के ज़रिए मुल्क के स्पोर्ट्स गवर्नेंस ढांचे को असर-ए-नौ तरतीब देने की जानिब बड़ा अहम कदम उठाया है। इस पॉलिसी में कौमी स्पोर्ट्स फेडरेशन को ज़्यादा खुद-मुख्तारी, नए मालियाती मॉडल, वफ़ाकी और सूबाई हम-आहंगी, निचली सतह पर टैलेंट डेवलपमेंट पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। बड़ी अच्छी बात है जी। उसमें मुजवज़ा जो ड्राफ्ट है पीएसबी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से मतलब कि उसको तैयारी-श्यारी के मराहल में जा रहा है और वो कहा जा रहा है कि जी मतलब कि इससे कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। अच्छा जी, इसमें जो अहम चीज़ है, जो सबसे अहम चीज़ है, वो ये है कि कौमी स्पोर्ट्स बोर्ड फेडरेशन जो है, कौमी स्पोर्ट्स बोर्ड की फेडरेशन और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जिसको पीओए की कहते हैं कि खुद मुख्तारी को तस्लीम करना है। 2005 की स्पोर्ट पॉलिसी के बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड फेडरेशन के दरमियान में कशमकश चल रही है। एक बड़ी लंबी खबर है, जिसका फ़ायदा कोई नहीं आपको पढ़ के सुनाने का। मैं आपको सादा-सा तरीका समझा देता हूँ कि हुकूमत जो है वो कोशिश करने लगी है कि जो स्पोर्ट्स बोर्ड है ना, वो मतलब कि जितने भी स्पोर्ट्स बोर्ड है वो सारे इंडिपेंडेंट हो जाओ। और जिस तरह ये 18वीं तरमीम के बाद सूबों को बहुत ज़्यादा इख्तियार दिए गए थे, तो अब जो स्पोर्ट्स बोर्ड है या जो स्पोर्ट्स है, ये भी सूबों को दें और सूबे खुद इस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें और खुद इस पे ज़्यादा मेहनत करें। चलें, अच्छी बात है। अब जो ओलंपिक एसोसिएशन है मतलब वो क्या करेंगे? आप ज़रा हिस्ट्री निकालें यहाँ पे अगर आपके पास गूगल है। मैं कराँगा तो फिर ज़रा थोड़ा-जा मतलब कि बाद लोग कहते हैं कि जनाब मतलब रगड़ा लगाना शुरू कर देते हैं आपको। रगड़ा क्या लगाना है? आप ये देखें कि जो ओलंपिक है, उसके हेड कौन है? उसको चला कौन रहे हैं? और कितनी देर से उसमें कितने बाबे बैठे हुए हैं? आप इतना देख लें, तो वो ओलंपिक क्या करेगी? ये मतलब कैसी मज़े की बात है। स्पोर्ट्स खेलने वाले तमाम के तमाम यंग नौजवान बच्चे हैं और उसको चलाने वाले सारे बाबे हैं। कैसी बदकिस्मती है। 11 खिलाड़ियों ने खेलना है, किसी भी टीम में, चाहे वो हॉकी है, चाहे फुटबॉल है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो 11 तकरीबन 11-11 की साइड है। मैं नाम नहीं लेता लेकिन मैं एक स्पोर्ट्स बोर्ड के बारे में बताता हूँ। हाल ही में उसका एक टूर्नामेंट हुआ और उस टूर्नामेंट के बाद जो है वो जनाब अपना टूर्नामेंट के बाद जो बच्चे थे टूर्नामेंट सेशन हुआ, उन्होंने किसी टीम ने कहीं पर जाना था, वो एक सेशन हुआ और उसके बाद एक उनकी जो ट्रेनिंग जो कैंप होते हैं, बच्चे छोटे बच्चे हुआ और उसके बाद उनको कहा गया कि जी ठीक अब आप
पाकिस्तान के फलाँ हवाई अड्डे पे फलाँ दिन पहुँच जाइएगा। वो एक-दूसरे का मुँह देख रहे थे कि अभी हमने यहाँ पे खत्म किया है, उम्रें छोटी हैं, खुद ट्रैवल कर नहीं सकते, बड़ों के साथ ट्रैवल करना है। अब ये जहाँ से हमें कह रहे हैं और जहाँ जाने का कह रहे हैं, जहाज़ का किराया ₹50,000 है, बाय रोड जाएँगे तो 2 दिन लग जाएँगे। पहले यहाँ से इस शहर से घर कैसे जाएँ? और फिर घर से हमारे कौन बच्चे खेलते हैं और जो बच्चे खेलते हैं उनकी आपकी हालतों का नहीं पता होगा और फिर वहाँ से वो पैसे-पूसे फड़ के मुल्क के दूसरे सूबे में जाके वहाँ पे हवाई अड्डे पे खेलने के लिए बाहर गए। ये हाल हो, तो बच्चे क्या आपको डिलीवर करेंगे? बच्चे क्या जीत के लाएँगे आपके लिए? और फिर उसके बाद दूसरे मसाइल खाने-पीने के जो होते हैं वो आपके सामने ही हैं। देखिए, असल मसला ये है कि फिर वही बात कर रहा हूँ कि खेलने वाले नौजवान हैं, खेलने वाले यूथ है, खेलने वाले यंग हैं, उनके मसाइल टेक्निकली तौर पर जब तक दूर नहीं किए जाएँगे, आप 1500 स्कूलों में गेमें शुरू करा दें, 1000 बच्चों को फ्री स्पोर्ट्स के कुछ चीज़ें दे दें, भई जो 11 बच्चे कौम के लिए खेल रहे हैं, अगर 3 टीमें हैं, एक नेशनल टीम है, एक अंडर 21 है, एक अंडर 18 है, अगर ये 3 टीमों के 33 बच्चे जो हैं, ये अगर आपसे खुश नहीं होंगे तो आप लाख स्कूलों में गेमें शुरू करा दें, आप लाख बोर्ड जो हैं वो तगड़े कर दें, क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले उनकी 33 खिलाड़ियों की तो ज़रूरतें पूरी कर लें जो 3 टीमों के हैं। पहले उनके बेसिक जो मामलात हैं, उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, उनके घर के बेसिक चूल्हे चलने वाले जो उनकी वजह से चल रहे हैं क्योंकि वो और काम कोई नहीं कर रहे, सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, उनके वो तो मसाइल दूर कर लें। कोई यहाँ पे रो रहा है, उनको पुराने डेलियाँ नहीं मिल रही, कोई उनको जाने से पहले डेलियाँ नहीं मिल रही, कोई किसी जगह पे खाना नहीं मिल रहा, किसी जगह पे मतलब तो फिर क्या होगा? और फिर वही कहूँगा, इन बच्चों को खिलवाने वाले, इन बच्चों को चलाने वाले सारे बाबे हैं। कोई इसके 2 साल रिटायर होने में रह गए हैं, कोई 15 साल से रिटायर होकर चिपका हुआ है। एक एक स्पोर्ट्स है, नाम नहीं लेता फिर उसका वही बात आ जाएगी। मेरे एक दोस्त हैं तो उन्होंने बताया जनाब कि मैंने कहा जी जो बाबा अभी इसको लीड कर रहा है, इस बाबे को उन्होंने कहा जनाब मैं 1982 में खेलने आया था, उस वक़्त ये बाबा इस टीम का मैनेजर था। और आज भी बाबा उसके साथ है 1982 में। फिर एक टीम का कोच बना दिया गया बाबे को उन्होंने 91 में आखिरी दफ़ा पाकिस्तान की कोचिंग की थी, उसको फिर रिसेंटली कोच बना दिया। तो ये जो बाबे हैं ना बाबे, इन बाबों पर एक नरगिस छोड़नी पड़ेगी। ये नरगिस आए कोई और ये बाबों को खा पी जाए, बाबों का उड़ना, बैठना, खाना-पीना सब कुछ हज़म कर जाए तो फिर जाके स्पोर्ट्स ठीक हो सकती है। बाकी आप जो मर्ज़ी करते रहें, ये खेलने वाले देखिए ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, वो अभी मोहसिन नकवी साहब चला रहे हैं। आपकी इसमें कोई शक नहीं है जीतना बहुत लाज़मी है, लेकिन खेल में हार-जीत होती रहती है। बांग्लादेश से आप हार कर आ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आपने जीत लिया। लेकिन उन्होंने स्पोर्ट से ना काफ़ी हद तक बाबे ख़त्म किए हैं। और देखिए इसको चलाने के लिए यंग फिर वो जेन ज़ी ये स्पोर्ट्स को चलाने के लिए आप यंग लोग लेके आएँ। अपने अखराजात कम ख़त्म करें। अभी अभी तक आप मतलब कि मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स है उसके लिए आपने सिलेक्शन कमेटी बिठाई हुई। भाई किसके लिए? मैच जो जो टीम को तैयार कर रहा है वो कोच है। सिलेक्शन कमेटी कोई कराची में बैठी हुई है, कोई क्वेटा में बैठी हुई है, वो 3 दिन के लिए आते हैं, अपनी डेलियाँ-शेलियाँ लेते हैं, आने-जाने के जहाज़ के टिकट लेते हैं, अपने बैठ के होटलों के खर्चे लेते हैं और वो पहले से एक पर्ची उनके पास होती है, वो डिसाइड करते हैं कि टीम ये खेलेगी। कोच बैठ के देख रहा है, वो बच्चे मैं केड़े तैयार कीते ने, खेडन वाले बच्चे केड़े ने, ए 3 दिन जो बाबे आए ने, ये की चल के चले गए ने। दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में किसी जगह पे नहीं है, हॉल में बैठा हुआ, यहाँ पे हॉकी है, यहाँ पे फुटबॉल है, कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं है। जो कोच है वही सिलेक्शन कमेटी है। बाबे, आखिरी हल है। जब तक आप स्पोर्ट्स से बाबे नहीं निकालेंगे, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के बारे में पिछले दिन मैंने एक ट्वीट की कि चीनी महँगी होगी, तो कैसे उन्होंने उस पे एक्शन लिया और कैसे लंच से ये खबर चली और डिनर तक कैसे चीनी जो है वापस अपनी प्राइस पे आई। देखिए मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो है ना, मौजूदा हुकूमत में और इससे पिछली हुकूमतों में जितने जो गुज़र चुके हैं, एक बुनियादी फ़र्क है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो अपने इख्तियारात जो उन्होंने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक एक वज़ीर-ए-आज़म को या वज़ीर-ए-आला को दिए थे, उस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। उनके सामने जनरल रहील शरीफ आ जाए, उनके सामने बाजवा साहब आ जाएँ, जो उनके सामने कोई और आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके सामने कौन खड़ा है, उनके सामने कितनी बड़ी ताकत खड़ी है। वो 2 तिहाई अक्सरियत लेके आए हैं या किसी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलके हुकूमत बनाई है, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को फ़र्क नहीं पड़ता। जो उनके राइट हैं, जो उनके हक हैं, जो उनको जो आइन देता है, उसपे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और ये वजह थी 2013 में जब उन्होंने हलफ़ उठाया था, तो मुल्क में बिजली नहीं थी, बिजली पूरी कर दी। दहशतगर्दी थी, दहशतगर्दी खत्म कर दी। मोटरवेज़ के जाल बिछा दिए, दूसरे मुल्कों से इन्वेस्टमेंट आने के लिए लाइनें लग गई। चाइना के साथ मिलकर सी पैक और वो सी पैक जिसमें करोड़ों लोगों को नौकरियां मिलनी थी लेकिन वो नहीं चलने दिया। वो जो करोड़ों नौकरियों को नौकरियां सड़क पे नहीं मिलनी थी, सड़कों के साथ जो इंडस्ट्रियल हब बनने थे, वहां पे वो नौकरियां मिलनी थी, वो खत्म कर दी। हिंदुस्तान
के साथ सुलह करना चाहते थे। उसके बाद मुशर्रफ ने जो किया वो सब आपके सामने है। अगर हिंदुस्तान के साथ ये जो आपका मोटरवे बन रहा था और ये जो आप वाघा बॉर्डर से सड़क सीधी निकाल के लेके जा रहे थे, ये अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान जाने के लिए रास्ते में कोई एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं था। एक ट्रक अगर हिंदुस्तान से दाखिल होता और वो ट्रेड करने के लिए ये जो हमारी वस्ती एशियाई रियासतें हैं, वहाँ तक जाने के लिए, ईरान जाने के लिए या अफ़गानिस्तान जाने के लिए, एक ट्रक जो अगर $300 भी देकर जाए रास्ते में आपको, तो डेली कितने ट्रक गुज़रते हैं? हज़ारों की तादाद में इंडिया की ट्रैफ़िक यहाँ से गुज़र रही होती और वहाँ से वस्ती से इंडिया की आ रही होती और बांग्लादेश जा रही होती। तो अगर एक ट्रक 200-250 डॉलर दे के जाता तो सोचें कि पाकिस्तान कैसे अब तक अपने मसाइल से निकल चुका होता। आप नहर सुवीज़ को देख लें और नहर पनामा को देख लें। पनामा के बारे में अभी रिसर्च करें और उसकी जो कैनाल पनामा है उसको देखें उन्होंने बनाया कैसे 1914 में वो खुली थी और उससे कैसे अब तक वो खरबों रुपए कमा चुके हैं। एक दफ़ा बनाई थी, सिर्फ़ वहाँ से जहाज़ गुज़रते हैं। 8 दिन लगते थे, नहीं 8 दिन नहीं शायद कुछ महीने लगते थे, पूरा साउथ अमेरिका घूम के आना पड़ता था। अब वो 82 किलोमीटर की कैनाल है और वहाँ से वो जहाज़ गुज़रते हैं, चंद घंटों में क्रॉस कर जाते हैं, अरबों रुपया वो कमा रहे हैं। तो यहीं से यही यही नवाज़ शरीफ करना चाहते थे। तो नवाज़ शरीफ साहब जो है ना, अब लोग अक्सर कहते हैं कि जी मौजूदा हुकूमत और नवाज़ शरीफ, भाई मौजूदा हुकूमत शहबाज साहब चला रहे हैं। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ में फ़र्क है, उनकी टीम में फ़र्क है। और ज़रूरी नहीं कि अगर बड़ा भाई जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब है, तो छोटा उससे कामयाब होगा। देखिए ना अब शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुकूमत में इस वक़्त पाकिस्तान जो सफ़ारती सतह पर एक कमाल कर रहा है, ये शायद दुनिया के पाकिस्तान की आज तक हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। शहबाज साहब कर रहे हैं, लेकिन मईशत पे तो मसाइल अभी तक भी हैं और मईशत को कैसे सँभालना ये नवाज़ शरीफ साहब जानते थे। क्योंकि नवाज़ शरीफ के साथ जो है वो उनका वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार था। शहबाज शरीफ के साथ जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो इसहाक डार नहीं है। वो जो अब यहाँ से हॉलैंड से बाबा जी गए हुए हैं, उनके बारे में मोहसिन बेग साहब क्या कहते हैं, वो किस टाइम सुन ले आपकी आँखें खोल जाएँ। तो शहबाज शरीफ के साथ उनका अपना वज़ीर ख़ज़ाना नहीं है, तो आप शहबाज शरीफ से फिर लेकिन वो जो कर रहे हैं, वो देख लें आपके सामने है, दुनिया बल्ले-बल्ले कर रही है, नारे लगा रही है। तो ज़रूरी नहीं कि हर फ़ील्ड में वो 100% परफेक्ट जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुल्क जो है वो बैंकरप्ट होने जा रहा था, शहबाज शरीफ साहब ने उस मुश्किल से निकाला, लेकिन नवाज़ शरीफ वाली गल नहीं बनदी, नवाज़ शरीफ वाली गल नहीं बन रही क्योंकि नवाज़ शरीफ जो अपनी टीम साथ लेके चलता था, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कल ट्वीट की है, एक नवा ही मतलब उन्होंने कट्टा खोल दिता है कि ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ट्रांसफार्मर सड़ गया फोन कीता है साबिक वजीर हूं मैं बिजली का और मौजूदा वजीर दफा भी हूं वापडल ने फिर भी 80,000 रुपया ले रहे हैं देखें ना अंदाजा करें जरा कि अगर एक वजीर के कहने पर नहीं हो रहा तो मेरा और आपका क्या बनेगा तो वो जो एक लोग कहते हैं ना कि इस भाई की हुकूमत है नवाज शरीफ नहीं है तो भजन नवाज शरीफ तो नवाज शरीफ है और शहबाज शरीफ जो कर रहा है उसका भी कोई जवाब नहीं है लेकिन नवाज शरीफ वाली गल नहीं बन रही अब लोग वो खुद कह रहे हैं लोग वो खुद देख रहे हैं जब लोग कह रहे हैं देख रहे हैं तो फिर मुझे और कहने आपको क्या मेरे मुझे कहने में और आपको सुनने में क्या हर्ज है कि अगर नवाज शरीफ होता तो ये जो इस वक्त अल्लाह ताला की ज़ात ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इज्जत दी है वो फील्ड मार्शल और इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ के तफैल पाकिस्तान को मिली है लेकिन मईशत तो ठीक नहीं हुई ना लोगों का तो रोला अभी तक जो है वो उस वक़्त तक पहुँचा हुआ है ना। अब लोग कह रहे हैं कि 4 साल हो गए। मईशत अब ठीक होनी चाहिए, भागनी चाहिए क्योंकि मियाँ साहब के दौर में तो 2 साल में इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई थी, सी पैक शुरू हो गया था, दहशतगर्दी में ख़त्म शुरू हो गई थी, सब कुछ हो गया था। उस वक़्त आप इज़राइल भी इस वक़्त इतना आपके पीछे नहीं पड़ा हुआ था। हिंदुस्तान तो हमारा अज़ली दुश्मन है। भारत के जो अफ़गानिस्तान है उसके साथ भी हमारे इस किस्म के मसाइल नहीं थी। ये तमाम चीज़ें भी तो साथ में शहबाज शरीफ साहब को मसाइल दरपेश आ रहे हैं। बहरहाल अल्लाह पाक करम करेगा, अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा। शहबाज शरीफ साहब अपनी सुबह-शाम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक उसमें उनको वो ज़रूर कामयाब करेगा। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, इस तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।